नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को अश्विन नवरात्रि महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज का जो सजीव फोन इन कार्यक्रम है वो हमने केंद्रित किया है लंपी रोग, लक्षण, कारण एवं उपचार पर। किसान भाइयों, इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये हमारे पशुओं में आ रही है और हमारे पशुपालक भाई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हैं। तो आप लोगों के ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो समस्याओं के समाधान है वो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। आप इन नंबरों पे हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ हैं उनसे आप बिल्कुल डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ उपस्थित हैं। डॉक्टर उमा कुमरे परते, अतिरिक्त उप संचालक है पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, अगर हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे लंपी रोग आखिर में है क्या? जी, लंपी स्किन डिजीज जो है या लंपी रोग जो है दुधारू पशु में होने वाला विषाणुजन्य रोग है, जिसमें मुख्यतः जो हमारे दुधारू पशु हैं उनकी दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और पशुपालक भाइयों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए क्योंकि हमारे दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए यह रोग सावधानी पूर्ण हैंडल करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं कि अभी जो आप, क्योंकि पशुपालक विशेषज्ञ हैं, आप बिल्कुल फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे जाके काम कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस समय हमारे प्रदेश में इसकी लंपी रोग की? जैसा कि जो लंपी रोग है हमारे मध्य प्रदेश में लगभग अगस्त के समय से ध्यान में आया है और अभी वर्तमान में जो हमारा मालवा का क्षेत्र है, उज्जैन संभाग, भोपाल, इंदौर संभाग, इसके साथ ही साथ कुछ नरसिंहपुर वाला एरिया और ग्वालियर संभाग में, इस तरह से लगभग 25 से 26 जिलों में मध्य प्रदेश में वर्तमान में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सैंपल पशुपालन विभाग के द्वारा लगभग 1500 सैंपल भेजे गए हैं, उसमें से 150 करीब सैंपल हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हैं। इस तरह से वर्तमान में अभी लंपी स्किन रोग प्राथमिक स्टेज पे है, लेकिन ये फैलता जा रहा है। बिल्कुल, मतलब अभी प्राथमिक स्टेज पे अगर सही तरीके से इसका निराकरण कर लें या रोकथाम कर लें तो बचा जा सकता है। ये फैलता कैसे है मैम? जी, जैसा कि मैंने कहा, विषाणुजन्य रोग है। यह रोग एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। साथ ही साथ जो परजीवी हैं जैसे कि मक्खी, मच्छर, इनके माध्यम से यह एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु में और ज्यादा फैलते जा रहा है। जी, अगर हमारे पशुपालक भाई ये समझना चाहें कि लक्षण किस तरह से आ रहे हैं, लंपी रोग के लक्षण हैं, कैसे समझेंगे इस चीज को? जैसा कि हमारे पशुपालक भाई जानते हैं कि जो बुखार के लक्षण आते हैं, अगर एक बार हमारे पशु को इस वायरस का संक्रमण हो जाता है तो लगभग 5 से 7 दिनों के बाद उसमें बुखार के लक्षण आते हैं। पशु खाना पीना कम कर देता है और उसमें जो है शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर के में जो नोड्यूल्स होते हैं स्किन सतह पर, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के नोड्यूल पूरे शरीर में, इसमें सिर से लेकर गर्दन पूरे शरीर पर नोड्यूल्स गठाने आ जाते हैं, गठाने आ जाती है और साथ ही साथ जो है हमारे पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता कम होते चलती है। जी, तो ये गठाने किस तरह से होती है? क्या इससे पशुओं को परेशानी होती है? जी बिल्कुल, ये जो गठाने हैं ये सुपरफिशियल होने के साथ साथ कई बार मांसपेशी स्तर तक पहुंच जाती हैं और इनमें क्योंकि वायरस होता है और साथ ही साथ पेनफुल होता है और क्योंकि ये एक रोग है और जो पशु को पीड़ा देता है और इस तरह से उसके स्वास्थ्य और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर लगातार प्रभाव पड़ने से पशु की दूध उत्पादन क्षमता कम होती है। जी, आपने जिस तरह बताया कि दूध उत्पादन की क्षमता इसमें कम होती है, तो प्रजनन क्षमता भी तो इसमें प्रभावित होती होगी मैम? जी बिल्कुल, यह जो रोग है जैसे कि अगर बैलों में होता है या हमारे पशुओं में होता है तो जो लगभग 11 दिन में पशुओं के लार में आने लगता है और 22 दिन के बाद जो है पशु के वीर्य में भी आने लगता है। तो अगर हमारे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के हैं या हमारे बैल इसमें इन्फेक्टेड दिखते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रजनन क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और इससे इन्फेक्शन और ज्यादा फैलने के चांसेस। बिल्कुल, आपने इन्फेक्शन फैलने की अगर आपने बात करी है, अगर ये हमारे पशुपालक देख रहे हैं या समझ में उनको आता है कि उन्हें किसी पशु में आ रहा है ये लक्षण, तो उसका वो उपचार किस तरह से करें? जी, सबसे पहले तो लक्षण आते ही आपको पशुपालन विभाग को सूचित करना है। इसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। आपके निकट का जो भी पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय है उससे संपर्क करें, अपने पशुओं का उपचार कराएं और लक्षण आते ही सबसे पहले पशुपालक
भाई को उस पशु को आइसोलेट कर देना है। जी बिल्कुल, कि ताकि उसकी गौशाला के अन्य पशुओं को यह रोग ना फैले। बिल्कुल, हमारे किसान भाई स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये लंपी रोग के कुछ लक्षण है इस गाय में, और इनमें छोटी छोटी गठाने दिख रही हैं। अगर ये गठाने कितने दिनों तक रहती हैं मैम? जी, ये लगभग 20 से 25 दिन तक रहती है, और ये जो पशु पूर्णतः स्वस्थ होने में लगभग 3 से 4 महीने लेता है। अच्छा। और यह जो विषाणु है बहुत मजबूत प्रतिरोधक है, और लगभग 4 महीने तक आपकी गौशाला में भी रहता है। तो एक बार आपका पशु बीमार हो जाने के बाद, क्योंकि लंबी रिकवरी लेता है और साथ ही साथ पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डालता है, इसलिए पशुपालक भाइयों को आर्थिक नुकसान अधिक करता है। जी, आपने आर्थिक नुकसान की बात कही है, तो हमारे पशुपालक भाई तो कृषि व्यवसाय में पशुओं का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। तो सावधानियां किस तरह से रखा जाए? क्या अगर हो गया है लंपी रोग हमारे पशुओं में, तो उनका दूध वगैरह ना निकाला जाए? जी, सबसे पहले जैसे ही लंपी स्किन रोग आपकी गौशाला में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में दिखाई देता है, जो पहली सावधानी है कि हमको सबसे पहले उस जगह को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, प्रतिबंधित कर देना है। उस जगह से पशुओं का आवागमन, पशु बाजार, पशु मेले नहीं लगाए जाने चाहिए। और जो गौशाला है उसमें डिसइंफेक्शन, हमको रोगाणु जो रहते हैं, जीवाणु मुक्त नाशन घोल से, जैसे फिनाइल हुआ, फॉर्मेलिन हुआ, या 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऐसे उससे गौशाला साफ करवानी चाहिए। मक्खी मच्छर के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, पशुओं का उपचार करना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा सावधानी यह है कि जो एक बीमार पशु है उससे आपको स्वस्थ पशुओं के संपर्क में आने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अगर हमारे पशुओं को दाना पानी दे रहा है, वो ग्लव्स, हैंड ग्लव्स और मास्क वगैरह उपयोग करे, साफ सफाई का ध्यान रखे और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि हमारे पशुपालक जो हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि वो किसी तरीके से संक्रमण में ना आए। तो क्या इनका पशुओं से मनुष्यों में भी आने का है इसमें खतरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें किसी तरह की डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि यह रोग मनुष्यों में नहीं फैलता है। और एक बार जो पशु हमारा लंपी स्किन रोग से पीड़ित हो जाता है, तो नेचुरली उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। और अगले, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में पॉक्स वायरस होता है कि एक बार जिसको पॉक्स या माता हो जाती है और वो दोबारा उसको नहीं होती, उसी तरह से लंपी स्किन रोग में जिन पशुओं को एक बार लंपी रोग हो जाता है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, तो टीके इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो क्या इसके लिए टीकों का भी कोई प्रावधान है? जी, लंपी स्किन रोग जो है, क्योंकि विषाणुजन्य रोग है, वायरल डिजीज है जो पॉक्स वायरस से होता है। तो जिस तरह से अभी भारत में गुजरात और राजस्थान में प्रयोग किए गए हैं कि जो बकरी में जो बकरी पॉक्स का, जो हमारा गोट पॉक्स का वैक्सीन है, वही हम दुधारू पशुओं में मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में रोग उद्भेद है, वहां से 5 किलोमीटर के रेडियस को हम रिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी से। हम उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी, आपके क्षेत्र में है कि नहीं है? लोगों के दूरी बनाते, साफ सफाई रखते, हाथ धुलाई करते, तो इसी प्रकार से जानवर की बीमारी से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, एक जानवर से दूसरे जानवर से बीमारी ना फैलने पाए? जी, नंदकिशोर जी, सबसे पहले जैसे ही पशुओं में रोग उद्भेद आता है, आपको उस पशु को बाकी पशुओं से अलग कर लेना है और उसके खाने पीने, चारा पानी की व्यवस्था अलग करना है। और अगर आपने बीमार पशु को छुआ है, उसको खाना पानी दिया है, तो अगले पशु को खाना देने से पहले, चारा देने से पहले आपको अपने हाथ साबुन से धोने हैं और स्वयं को हैंड मास्क और ग्लव्स वगैरह उपयोग करने हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये मन में हमारे किसान भाइयों के भी आ रहा होगा कि जैसे कि केवल गाय बैल में हो रहा है कि अन्य और भी पशु हैं, जैसे बकरी है या और किसी में भी? मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ बड़े दुधारू पशुओं में यह रोग देखा गया है जी, और बाकी पशुओं में अभी कोई लक्षण वर्तमान में उपलब्ध नहीं। किसान भाइयों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं लंपी रोग, कारण, उपचार के बारे में। आप फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपके साथ में है। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का, बस अभी उपस्थित हुए।
मेरे सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। धीरे बोलिए। हाँ, क्यों? ब्रीफली जाने दीजिए। क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? कुछ याद आता है? झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। फिर से स्वागत है आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आज का जो विषय है वो दुधारू पशुओं में लंपी रोग, लक्षण, कारण और उपचार के बारे में है। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर उमा कुमरे परते हैं, पशुपालन विशेषज्ञ हैं और ये पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं। और मैम, जैसा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इंतजार कर रहे हैं, फ़ोन नंबर एक बार फिर बताना चाहेंगे 0755-266-0049 और 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप फ़ोन करके सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। मैम, हम बात कर रहे थे, पशुओं के स्वास्थ्य की बात हो रही थी। अब क्योंकि ये तो एक तरीके से आ ही चुका है, हमारे मध्य प्रदेश में भी खासा इसका असर देखा जा रहा है, तो सरकारी स्तर पे प्रशासन जो है वो किस तरह से तैयारी कर रहा है और किस तरह मदद कर रहा है हमारे पशुपालकों की? जी, जैसे ही मध्य प्रदेश में लंपी रोग की आमद हुई थी, लक्षण दिखाई देना शुरू हुए थे, सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जिन राज्यों से यह मध्य प्रदेश में आया है, उनकी सीमा पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है जी। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और जब भी किसी गांव में या क्षेत्र में यह रोग हो रहा है तो उस गांव की सीमा से लेकर 5 किलोमीटर तक का रेडियस रिंग वैक्सीनेशन किया जा रहा है पशुपालन विभाग के द्वारा, जिसमें जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उन सभी को वैक्सीन लगाया जाना है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की सबसे ज्यादा प्रक्रिया हो रही है। जागरूकता के लिए किस तरह से कार्य हो रहे हैं? जागरूकता के लिए लगातार पशुपालन विभाग जो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाएं और जनपद पंचायत पर जो सभाएं हैं उस पर कर रहा है, तथा स्थानीय स्तर पर भी जो उन्नत पशुपालक बंधुओं के माध्यम से विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हमारे किसी किसान भाई के जानवर को, अगर पशुओं को अगर लंपी रोग के लक्षण दिखते हैं या उनकी मौत हो जाती है, तो किसान भाई किस हेल्पलाइन नंबर पे या शासन ने किसी प्रकार की सहायता की व्यवस्था की है? अभी वर्तमान में शासन ने जो राज्य स्तरीय कॉल सेंटर डेवलप किया है उसका नंबर है 075527678583। इस पर आप लंपी स्किन रोग के उद्भेद होने की सूचना सीधे मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग को पहुंचा सकते हैं। और अगर किसी पशु की मृत्यु लंपी स्किन रोग से हो रही है तो क्योंकि ये वायरस रोग है और अगर उस मृत पशु से दूसरे पशु में ना फैले, इसके लिए उस मृत पशु को जमीन में थोड़े गहरे लगभग 4 से 5 फीट के गड्ढे पर नमक और चूने के साथ गहराई में दफनाया जाना चाहिए ताकि यह इन्फेक्शन का या अगले संक्रमण का कारण ना बने। बिल्कुल, एक बार नंबर फिर बता दीजिए मैम, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पशुपालक भाई इस बात से थोड़ा चिंतित हैं, तो नंबर एक बार फिर आप बता दीजिए। 075527 और नीचे भी स्क्रॉल हो रहा है, हमारे किसान भाई इसको नोट कर सकते हैं। जी, तो जो नंबर आपको दिए गए हैं किसान भाइयों, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तुरंत अगर हम बात करते हैं कि अगर तुरंत त्वरित कार्यवाही की अगर हम बात करते तो किस तरह से हमारा जो प्रशासन है मदद करता है? सबसे पहले तो जो आपको निकट का पशु औषधालय है, गौ सेवक स्तर पर भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं, क्योंकि एक जो है सिम्टोमेटिक बेस्ड इसका ट्रीटमेंट है। जो आपका पशु है उसको उसके उपचार जो है लक्षणों के आधार पर तुरंत देना है, तो प्राथमिक स्तर के आधार पर हल्दी और नीम का पेस्ट भी पशुपालक भाई अपने पशुओं के जो ये घाव हैं इन पर लगा सकते हैं। उनको गर्म पानी
पानी पीने का दें पशुओं को, और साथ ही साथ लिक्विड डाइट, गर्म पानी या जो नरम मुलायम चारा हमको पशुओं को देना है। बिल्कुल, आपने स्वास्थ्य की बात करी है, जागरूकता की बात करी है। आप क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं कि आप बाकायदा बराबर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, किसान भाइयों के बीच में हैं, आपने बिल्कुल निकट से देखा है पशुओं की स्थिति, उसके बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए। जी, यह जो रोग है, क्योंकि एक तो पशुओं के सीधे संपर्क में आने से भी फैल रहा है, दूसरा परजीवियों से, मक्खी मच्छर से भी फैल रहा है। और ये जो मौसम है, बारिश खत्म होते का ह्यूमिड वाला मौसम है, ह्यूमिडिटी का मौसम है, क्योंकि इस मौसम में इस रोग के फैलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमको अपनी गौशालाओं में सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम गौशाला में पर्याप्त हवा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आए, और साथ ही जो बीमार पशु है उसका उचित ध्यान रखते हुए हम इस रोग से निश्चित ही सावधानी बरत सकते हैं। जी, हमारे पशुपालक जो है, जो डेयरी चला रहे हैं, बड़े स्तर पे जिनके पास पशु हैं, तो अगर जिनके गर्भवती पशु हैं जिनके, और छोटे नन्हे बछड़े हैं, उनको किस तरह से देखभाल करें? जी, ये जो रोग है क्योंकि विषाणुजन्य है और इसमें मैटरनल एंटीबॉडीज भी बनती है। अगर किसी जो गाभिन गाय है उसके यह रोग होता है तो अगले शिशु को 6 महीने तक मैटरनल एंटीबॉडीज, यानी जो माँ से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शिशु में जाती है। तो पशुपालन विभाग के द्वारा जो अभी वर्तमान में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, 4 माह से छोटे बच्चों को नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर गर्भस्थ शिशु है तो डेफिनेटली उसमें मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसफर होंगी। तो मतलब प्राकृतिक रूप से वो सुरक्षित रहता है, लेकिन फिर भी सावधानी तो हमें रखनी है। अगर जो हमारे पशुपालक हैं जो दूध उत्पादन पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वे किस तरह का ध्यान रखें, इस बारे में थोड़ा सा बहुत जरूरी है बताना। जैसे ही आपके पशु में लंपी रोग होते हैं, पशुओं के खान पान का, संतुलित आहार का, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर और साथ ही साथ लिवर टॉनिक, विटामिन का ध्यान रखें। पशुओं की साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि पशु हमारे जितने अच्छे स्वास्थ्य स्थिति में होंगे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी होगी, पशुपालक भाइयों को उतना कम आर्थिक नुकसान होगा। क्योंकि इसमें एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कुछ ना हो, इसके लिए पशुपालक भाइयों को उन पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी, आपने कहा है विशेष ख्याल की बात कर रहे हैं, मन में बहुत सारी भ्रामकता आ रही है, क्योंकि अभी अभी हम भी कोरोना से बाहर निकले हैं, भ्रम बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों को आ रहा है, और पशु तो हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, तो जो पैनिक हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, किसी भी रोग में हमको पैनिक, जिस तरह से हमने कोरोना में सावधानियां रखी है, उसी तरह से हमको लंपी स्किन रोग में भी सावधानी रखनी है। जो हमारा पशु है, अगर हम उचित उपचार करते हैं, सावधानियां करते हैं, तो निश्चित हमारा पशु 2-3 महीने में वापस अपनी उतनी ही उत्पादन क्षमता पर आ जाता है। और आइसोलेशन करने से, सावधानी रखने से, पशुओं के उपचार करने से पशु बिल्कुल बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए हमको बिल्कुल भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। पशुओं के लिए प्रॉपर जो गाइडलाइंस बनी है पशुपालन विभाग के द्वारा, पशु चिकित्सक की सलाह से अगर सारे उपचार हम करते हैं, सारी सावधानियां हम करते हैं, तो यह रोग ठीक हो रहा है। बिल्कुल, आपने भी गाइडलाइन की बात करी है, तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको लगता है कि हिम्मत बनती है कि शासन प्रशासन उनके साथ में है, पशु चिकित्सक उनके साथ में है, तो क्या गाइडलाइंस हैं और किस तरह आप उनको क्या सजेशन देना चाहती हैं? जी, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, बीमार पशु को आपको आइसोलेट करना है। एक गौशाला में भी अगर आपका पशु है और 5 पशु अलग हैं, तो उनको विद इन द गौशाला भी आपको उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है। बीमार पशु का उपचार करना है, स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण लगवाना है, और अगर किसी दुर्घटनावश या एक्सीडेंटली किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो हमको उसको जमीन में गहरे दफनाना है। अपनी गौशाला में साफ सफाई का ध्यान रखना है, मक्खी मच्छर नहीं होने देना है। फिनोप्थलीन, फिनाइल और सोडियम हाइपोक्लोराइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर जैसे जो जीवाणुनाशक घोल है उनका उपयोग करना है। और जैसे ही मौसम थोड़ा और फेवरेबल होगा तो विषाणु की जो फैलने की क्षमता है निश्चित ही कम होगी, और मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ किसान भाइयों के साथ में शासन प्रशासन है, पशु चिकित्सक उनके साथ में है। शासन प्रशासन और क्या तैयारी कर रहा है मैम, हमारे पशुपालकों को आप बताइए, ताकि वो भी इस बात के लिए आश्वस्त
रहें कि हाँ उनका काम बेहतर हो जाएगा? जिला स्तर पर उप संचालक कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं इस तरह की किसी भी जानकारी के लिए। साथ ही पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय में आप इस रोग की सूचना देकर पशुपालन विभाग की सेवाएं ले सकते हैं। ग्रामीण स्तर पे जो हमारे गौ सेवक और गौ मैत्री हैं, क्योंकि यह रोग जो है लक्षणों के आधार पे उपचारित किया जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि जितना जल्दी आप पशुपालन विभाग से या पशु चिकित्सक से संपर्क करके उपचार ले लेते हैं, उतने ही ज्यादा पशु की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पशु चिकित्सक से लगातार सलाह लें। अगर जिनके यहाँ भी पहुंचा नहीं है, अगर उन लोग क्या पहले से अभी एक बार चेकअप करवा लें? इस तरह से जब रोग उद्भेद होगा तभी सूचना देना है। आप अभी वर्तमान में अपने पशुओं की जो स्वास्थ्य स्तर है उस पर ध्यान दें, पशुओं को संतुलित आहार दें, मिनरल मिक्सचर, विटामिन और लिवर टॉनिक्स दें, ताकि अगर पशु स्वस्थ रहेंगे तो बेशक कम बीमार पड़ेंगे। आपने ये सारी बातें लगभग हम बात कर रहे हैं जिन जो पशुपालक हैं, जो आवारा पशु हैं, जिनके कोई भी नहीं है और देखने वाले हैं, उनमें भी तो ये डिसीज हो रही होगी। इसके लिए कैसे क्या पशुपालन विभाग कर रहा है, इसके लिए थोड़ा बताएं। इसके लिए पशुपालन विभाग जो है लगातार जो नगर निगम और नगर पालिका के माध्यम से कैंपेन्स कर रहे हैं, और जो हमारे उपचारित पशु हैं या जो वैक्सीनेटेड पशु हैं उनकी सींग पर कलर लगा रहे हैं, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि किन पशुओं को वैक्सीनेशन किया जा चुका है और कौन पशु अभी बाकी हैं। तो पशुपालन विभाग लगातार LMP पर अलर्ट मोड में काम कर रहा है और बहुत जल्दी ही हम अपने टीकाकरण टारगेट को पूरा करेंगे। अभी वर्तमान में लगभग 3.5 लाख पशुओं का टीकाकरण मध्य प्रदेश में किया जा चुका है, क्योंकि 26 जिलों में इसका संक्रमण देखा गया है। तो लगातार पशुपालन विभाग की सेवाएं पशुपालक भाइयों के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल, अभी आपने जिलों की बात करी है, मैं फिर से बात करना चाहेंगे हम आपसे कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां के पशुपालक भाई इस बात का थोड़ा और ध्यान रखें। जी, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, जिसमें उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर जो संभाग है, मतलब हमारा सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें जो गुजरात वाला एरिया आता है, जिसमें राजस्थान से ज्यादा आता है, लगभग इन्हीं संभाग में मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में लंपी रोग के लक्षण देखे गए हैं और लगभग 1500 करीब पशुओं में इसके लक्षण पशुपालन विभाग के द्वारा ऑन रिकॉर्ड देखे गए हैं और सैंपल भेजने पे लगभग 150 पशुओं में इनका पॉजिटिव सैंपलिंग आई है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। मैम, जिस तरह से मौसम का परिवर्तन होता है तो हम मनुष्यों में उसका प्रभाव होता है, तो बिल्कुल क्या वैसे पशुओं में भी होता है। तो अगर हमारे जो अभी पशुपालक भाई हैं, अभी मौसम एकदम से बदल रहा है, वो किस तरह अपने पशुओं का ध्यान रखें? सबसे पहले तो पशुओं के साफ सुथरे रहने की व्यवस्था करें। खाने के लिए जो हम चारा दे रहे हैं या भूसा खली दे रहे हैं वो साफ सुथरी हो, उसमें फंगस ना लगा हो, मॉइस्चर ना हो, और साथ ही साथ जिस गौशाला में हम पशुओं को रख रहे हैं वहां पे साफ सफाई का, गोबर की निकासी का, मूत्र निकास का, या जो बचा हुआ चारा भूसा है उसके निकासी का हमें पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य वर्धन हेतु इस समय हम विटामिन, मिनरल मिक्सचर्स और अगर साथ ही साथ नमक का उपयोग जरूर करें, ताकि हमारे पशु स्वस्थ बने रहे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त बनी रहे, वो ताकि वो आने वाले संक्रमण के लिए तैयार रहें। अच्छा मैम, अभी क्या हो रहा है, लोग मेले वगैरह लग रहे हैं, बाजार में ले आते हैं, सोचते हैं अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा है तो ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे किसान भाइयों को क्या तक उचित है? जी, संक्रमण क्षेत्र में जो है वहां पे पशु बाजार या पशुओं को हमको इकट्ठा नहीं होने देना है। पशु बाजार, पशु हाट, पशु मेले इस समय पूर्णतः प्रतिबंधित है और जिन जिलों में लंपी स्किन रोग का उद्भेद है उन रोगों में तो ये शासन प्रशासन के द्वारा स्ट्रिक्टली मना किया गया है, ताकि यह जो रोग है हम क्योर कर सके, उस क्षेत्र को इस संक्रमण से मुक्त करने के लिए जरूरी है कि पशुओं को हम भीड़ में ना ले जाएं और इकट्ठे ना करें, और ये भी करें कि अभी नए पशुओं को अपने गौशाला में भी लेकर ना आए। अभी कुछ समय के लिए हमको नए पशु खरीदने से बचना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे तो इस बड़ी समस्या से बहुत आसानी से आपको निदान भी मिल सकता है। लंपी रोग कह सकते हैं मैम कि मतलब असाध्य नहीं है, साध्य है। अगर थोड़ा हमारे किसान भाई इस बात को ध्यान रखेंगे, टीके अगर सही समय पे लगाएंगे। कौन सा टीका लगता है मैम, एक बार फिर बात करेंगे। इसमें जो है गोट पॉक्स का वैक्सीन हम पशुपालन विभाग के द्वारा लगातार लगवा रहे हैं, और इसमें एक बात ध्यान रखने की, जिन पशुओं में लक्षण है उन पशुओं को टीका नहीं लगाया जाना है, जो उसके साथ के स्वस्थ पशु है उनमें टीकाकरण लगाया जाना है। तो पशुपालन विभाग के द्वारा संपर्क करके आप अपने गाँव, अपने क्षेत्र में इस रोग के लक्षण होते
ही बाकी पशुओं को टीकाकृत अवश्य कराएं। बिल्कुल किसान भाइयों, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिनमें अगर लक्षण हैं उनको हमें टीकाकरण अभी नहीं कराना है, और जो स्वस्थ है उनको टीकाकरण करा लें। नए पशुओं को अपने बाड़े में ना आने दें। पशुओं को भी बाहर भेज रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें, कोशिश करें कि ना भेजें, और बाहर के पशुओं से अभी संपर्क बिल्कुल ना करें। सही समय पे सही काम करेंगे तो बिल्कुल उसका होगा। अभी मैम हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं और अभी नए कई लोग सोच रहे हैं कि गौशाला बनानी है या गौशाला पे काम करना है, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जी, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में लंपी स्किन रोग उद्भेद है, इसलिए पहले तो नए पशु लाने से थोड़ा बचना चाहिए। और अगर अभी आप शुरू करना भी चाह रहे हैं इस तरह का व्यवसाय, तो सुनिश्चित कर लें कि क्या उस पशु में किसी तरह का लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या उसकी स्किन पे कोई गठान या इस तरह का क्रैस्ट या ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है उस पशु को। क्योंकि ये जो नोड्यूल हैं, ये जो गांठें हैं, लगभग 2 महीने तक पशु के शरीर पर रहती है और निशान भी छोड़ती है। तो आप एक पशु को देखकर बिल्कुल समझ सकते हैं कि उसको लंपी स्किन रोग हुआ है या नहीं हुआ। तो मतलब हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, थोड़े दिनों के लिए चाहे तो उसको पोस्टपोन कर लें अभी, और फिर बाद में उसको रख सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश यही करें कि अपने पशुओं को बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रखें। टीकाकरण जरूर से जरूर करवाएं, नामांकन कराएं उनका, और अपने कृषि विज्ञान केंद्र जाएं, पशु चिकित्सालय जाकर वो अपने पशुओं की जांच करा सकते हैं। निःशुल्क इसकी सुविधा है क्या मैम? जी, शासन के द्वारा निःशुल्क इसका टीकाकरण पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, और पशु उपचार के लिए भी हमारे पशु चिकित्सालय में, पशु औषधालय में पर्याप्त औषधि उपलब्ध है। तो ये भी निःशुल्क हमारे प्रशासन विभाग दे रहा है हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, चिंता नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन हाँ, सावधानी और सतर्कता जरूर रखनी है। हमारे पशु जो हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा और आप उनकी देखरेख अच्छे से कर सकते हैं। आहार के बारे में हम एक बार फिर से बात करना चाहेंगे मैम। जैसा कि हर बदलते मौसम में हम अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जितना स्वस्थ पशु होगा, जितनी अच्छी उसकी रोग उत्पादक क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, उस हिसाब से ही वो अपने आने वाले संक्रमण से लड़ पाता है। तो क्योंकि इस समय हमारे लिए थोड़ा अतिरिक्त सावधानी रखने का समय है, इसलिए पशुओं को संतुलित आहार अच्छे से दें, पानी का ध्यान रखें, और साथ ही साथ पशुओं को अनावश्यक किसी तरह के स्ट्रेस से बचाएं, ताकि वो पशु आराम से रहे, और स्वस्थ खानपान से, उचित देखभाल से हम इस रोग से लड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे पशुपालक भाई अपने जो पशु गौशाला है उसका ध्यान रखेंगे, और शासन प्रशासन की इसकी पूरी मदद ले सकते हैं। जो टीम होती है, जो टीम किस तरह से काम करती है मैम अपनी? जी, पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय में हमारे पशु चिकित्सक, हमारे पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी अलग अलग गाँव के हिसाब से अपनी टीम बनाए हुए हैं, और वर्तमान में जमीनी स्तर पे हमारे गौ सेवक भाई, गौ मैत्री वगैरह भी लगे हुए हैं। तो पशुपालन विभाग अपनी पर्याप्त तैयारियों के साथ आपकी सुविधाओं के लिए उपलब्ध है। जरूरत है सही समय पर लक्षण पहचान के पशुपालन विभाग से संपर्क करने। बिल्कुल सही बात कहा है मैम ने। इस बात का हमारे किसान भाई बहुत ध्यान रखेंगे मैम, कि वो सही समय पे लक्षण भी पहचानेंगे और तुरंत अपने तरफ से किसी तरीके का उपचार ना करते हुए पशु चिकित्सक के पास जाके और उनके पास जाएंगे, उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि ये सोच लेते हैं हमारे किसान भाई कि चलो कुछ नहीं, अभी 1-2 दिन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं। तो ये कहाँ तक इनकी सोच अच्छी है? जी बिल्कुल, इसमें हमको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। जैसा कि मैंने बताया, 11वें दिन में यह जो विषाणु है पशु के लार में आ जाता है, और 22 दिन के बाद जो है उसके वीर्य में, और 33 दिनों के बाद स्किन से जो क्रस्ट होते हैं, जो छाले गठान होती है, उससे झड़ना चालू हो जाता है, और यह वायरस लगभग 120 दिनों तक जीवित रहता है। ऐसी स्थिति में हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो बीमार पशु है उसको हम आइसोलेट प्रॉपर करें, और उसको थोड़े दिन अलग ही रहने दें, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। जो बीमार पशु है उसके चारे का जो तसाल है या जो बर्तन हम एक बीमार पशु के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसको स्वस्थ पशु के लिए कतई उपयोग ना करें, ताकि यह जो है सीधे संपर्क से फैलने वाला जो रोग है इसको हम कुछ कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वीकार करें, नमस्कार। नमस्कार।